दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यमयी क्षेत्र और रहस्यमयी महिला महाराजनगर, जो नवलोक साम्राज्य की राजधानी थी, उससे लाखों मील दूर एक बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला थी। यहाँ पर हजारों की संख्या में पहाड़ियां थी। ऐसे ही एक पहाड़ी के ऊपरी छोर पर एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे इस समय एक व्यक्ति खड़ा था और अपने सामने मौजूद गहरी खाई की तरफ देख रहा था। इस व्यक्ति ने पूरे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। इसके कपड़े आधुनिक और पौराणिक दोनों तरह की शैली में थे। यह व्यक्ति था आकर्ष, जो कुछ ही क्षण पहले राजनगर शहर से छाया सेतु देव अभिलेख का इस्तेमाल करके यहाँ पर आया था। यह देव अभिलेख आकर्ष को तब मिला था जब वह अदितिगढ़ से निकलकर बिना मंजिल के यहाँ से वहाँ भटक रहा था। शुरुआत में उसने सोचा था कि वह कभी भी राजनगर शहर में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वह महिला उसका इंतजार कर रही थी। वह अपना पूरा ध्यान देव अभिलेखों, गोलियों और अस्त्रों को समझने पर केंद्रित कर चुका था। इसी दौरान जब वह एक शहर से होकर गुजर रहा था, तब उसकी नज़र सड़क के किनारे पर लगी एक छोटी सी दुकान पर गई, जहां पर कुछ प्राचीन वस्तुएं बिक रही थी। यहीं पर आकर्ष को छाया सेतु देव अभिलेख मिला। कोई भी उस अभिलेख की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह दिखने में बहुत ही प्राचीन लग रहा था। जब आकर्ष ने उसकी कीमत पूछी तो दुकानदार ने बताया कि उसकी कीमत 10 उच्च श्रेणी के देव अभिलेख है। दुकानदार उसको सस्ते में बेचना चाहता था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह कितना कीमती देव अभिलेख है। आकर्ष ने बिना किसी संकोच के उसे 10 उच्च श्रेणी के देवमणि दिए और देव अभिलेख ले लिया। उस देव अभिलेख के साथ अब उसे उस महिला का बिल्कुल भी डर नहीं था। राजनगर शहर जाना जरूरी नहीं था, लेकिन आकर्ष फिर भी वहां पर आया, क्योंकि उसे जानना था कि इस महिला को भेजा किसने है। राजनगर शहर में उसे निराशा नहीं मिली। न सिर्फ उसने यह पता किया कि वह महिला किसके कहने पर उसे खत्म करने आई है, बल्कि उसे यह भी पता चल गया कि उसके साथ दिव्य क्षेत्र में समय बिताने वाली महिला कौन थी। आकर्ष व्योमिका से प्यार नहीं करता था, लेकिन उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वह उस महिला को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। वह जानता था कि जब वह अपने परिवार वालों से मिलेगा तो दिया, कन्वी और अन्वी तीनों शायद उस पर गुस्सा होगी, लेकिन वह सजा के लिए बिल्कुल तैयार था। कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद आकर्ष ने उस स्थान से आगे बढ़ने की कोशिश की। वह राजनगर शहर की विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगा। पहाड़ी इलाके को पार करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद वो एक बर्फीले क्षेत्र में आ गया। वहां से थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वह जंगल में पहुंच गया। वहां से जब वह आगे गया तो वह एक ऐसे क्षेत्र में आ गया जहां पर सिर्फ काले रंग के पेड़ थे, लेकिन हर एक की पत्तियां झड़ी हुई थी। अभी तक तो आकर्ष को कुछ भी गलत नहीं लगा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान आगे बढ़ने पर था। लेकिन जब उसने आसमान की तरफ देखा तो उसके पैर अपने आप एक स्थान पर रुक गए। अजीब है, जिस रफ्तार से मैं आगे बढ़ रहा हूं उसके साथ तो अब तक मैंने कई हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। तो फिर सूर्य अभी भी एक ही दिशा में कैसे हैं? आकर्ष ने अपने आप से सवाल किया। अगर कोई व्यक्ति 1000 किलोमीटर की दूरी भी तय करे तो उसके नजरिए से सूर्य की दिशा आसमान में थोड़ी तो बदल जाती थी। हाँ, देवतल बड़ा था, लेकिन यह इतना बड़ा भी नहीं था कि हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी सूर्य एक स्थान पर ही रुका रहे। थोड़ी ही देर में आकर्ष को समझ में आ गया कि वहां पर गड़बड़ क्या थी। असल में वह किसी वास्तविक स्थान पर नहीं था, बल्कि किसी देवजाल में फंस चुका था। अब जैसे मंत्रजाल और तंत्रजाल होते थे, बिल्कुल उसी तरह देवतल में भी कई ऐसे स्थान होते थे जहां पर देवजाल बिछे होते थे। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर की दूरी भी तय कर ले तो भी वास्तविक दुनिया में वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते थे।
यह समझते ही कि वह गलत स्थान पर फंस चुका है, उसने सबसे पहले देवजाल के केंद्रीय भाग को ढूंढने की कोशिश की। सिर्फ वहीं से देवजाल को निष्क्रिय किया जा सकता था और आकर्ष वहां से बाहर निकल सकता था। लेकिन इस समय पर उसे यह पता नहीं था कि जिस केंद्रीय भाग को वह ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसे ढूंढना इतना आसान काम नहीं होगा। समस्या का पता चलने के बाद भी समाधान निकालना आसान नहीं था। इसी तरह कई दिन बीत गए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। केंद्रीय भाग तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा कठिन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से हर कदम आगे बढ़ने के बाद पीछे का स्थान बदला जा रहा था। जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहा था वहां से भी वापस लौट पाना संभव नहीं था। यह तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। सोचा था कि उस महिला के चंगुल से बच गया हूं, लेकिन किसे पता था कि वहां से बचने के बाद यहां फंस जाऊंगा। एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा। कुछ दिन उस क्षेत्र में बिताने के बाद एक बात तो आकर्ष को समझ में आ चुकी थी कि जब तक वह अपनी ताकत में पर्याप्त रूप से वृद्धि न कर ले, वह उस क्षेत्र की दीवारों को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन ताकत में वृद्धि करना कोई एक दो दिन का काम नहीं था। इसमें कई महीने लगने वाले थे। हो सकता था साल भी लग जाए। यहाँ का वातावरण थोड़ा खराब जरूर है, लेकिन अगर लंबे समय तक साधना करूं तो 5वें स्तर में तो प्रवेश कर ही लूंगा, आकर्ष ने अपने आप से कहा। पिछले एक साल में एल्डर उद्धव के द्वारा दी गई गोली के साथ उसने ज्योतिर्बीज मंडल के 4थे स्तर में प्रवेश कर लिया था। अगर यहाँ पर वो कुछ सालों तक भी साधना करें तो काफी आसानी से 6ठे स्तर तक पहुंच सकता था। इसी सोच के साथ आकर्ष ने वही बीच आसमान में अपनी आंखें बंद की और साधना करने बैठ गया। 2 से 3 घंटे के भीतर ही उसकी साधना इतनी गहरी हो गई कि उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला। बहुत जल्द 1 महीना बीत गया। आसपास का पूरा वातावरण अपने आप बदलने लगा। पूरा वातावरण रात के जैसा हो गया था, जहां पर बीच आसमान में चांद चमक रहा था। चांद को देखकर लग रहा था कि शायद पूर्णिमा का दिन था। इस परिवर्तन के बाद वातावरण में कोई दूसरा परिवर्तन नहीं हुआ। समय जैसे वहां पर रुक चुका था। ऐसे ही 1 और महीना बीत गया। आकर्ष अभी भी साधना में लीन था। आज वहां पर एक और परछाई प्रकट हुई। यह एक महिला थी जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी, पर उनमें एक अजीब सा आकर्षण था। चेहरा ऐसा था जैसे रचनाकार ने समय लेकर उसका निर्माण किया हो। उसके बाल बहुत लंबे थे, जिनको उसने एक साथ बांध रखा था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई विशालकाय सांप उसके सिर से बंधा है। बालों का रंग भी काला और हल्का बैंगनी था। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, बिल्कुल किसी बच्चे के जैसे। आकर्ष के ठीक सामने प्रकट होने के बाद वो वहीं पर खड़े होकर ध्यान से आकर्ष को देखने लगी। आकर्ष इस समय इतनी गहरी साधना में था कि उसे भनक तक नहीं लगी थी कि कोई महिला उसके ठीक सामने खड़ी है। दोनों के बीच लगभग 1 मीटर की दूरी रही होगी। दिन पर दिन बीतने लगे, सप्ताह गुजरने लगे और महीने बीत गए। आकर्ष अभी भी साधना में था। वह रहस्यमयी महिला भी उसके सामने खड़ी हुई थी। लगता है अब इससे ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा। इसी के साथ उसने अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली और अपने ऊर्जा स्तर का निरीक्षण करने लगा। वह 6ठे स्तर से बस थोड़ा सा दूर था। ऊर्जा स्तर देख लेने के बाद उसने अपने आसपास देखा। तुरंत उसकी नजर अपने सामने गई, जहां पर एक महिला को देखकर वह दंग रह गया। अपने जीवन में उसने बहुत सी महिलाएं देखी थी, सुंदर, चालाक, दयालु, स्वार्थी, पर इतनी आकर्षक महिला उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं देखी थी। आकर्ष, जिसको अपनी भावनाओं पर, विशेषकर महिलाओं के मामले में इतना अच्छा नियंत्रण था, वह भी यहाँ पर फिसलने लगा, जैसे उस महिला से उसका कोई अलग प्रकार का रिश्ता हो।
कौन हो तुम? आकर्ष ने उस महिला से सवाल किया। महिला की सुंदरता और आकर्षण के कारण वो बड़ी मुश्किल से अपने आप पर नियंत्रण कर पा रहा था। तुम कौन हो? महिला ने वापस आकर्ष से ही सवाल किया। जैसे ही आकर्ष ने उसकी आवाज सुनी, आकर्ष का अपने आप पर से नियंत्रण और ज्यादा कमजोर होने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगा। लगभग आधे मिनट बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोली। इस बार उसे वह तेज आकर्षण महसूस नहीं हुआ। सवाल पहले मैंने किया था, तो इस हिसाब से पहले जवाब तुम्हें देना चाहिए। पहले तुम बताओ तुम कौन हो? आकर्ष ने उस महिला से पूछा। यह सुनकर महिला ध्यान से उसे देखने लगी। उसकी नजर सिर्फ आकर्ष की आंखों पर थी। मेरी माँ मुझे महा कहती है। तुम भी मुझे महा कह सकते हो, महिला ने जवाब दिया। महा? तो तुम्हारा नाम महा है। अच्छा नाम है। लेकिन तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो? आकर्ष ने महा से सवाल किया। मैं बचपन से यहीं पर हूँ। जवाब तो तुम्हें देना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, महा ने जवाब दिया। तुम बचपन से यहीं पर हो? तो तुम्हारी माँ कहाँ पर है? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में पूछा। उसने यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि अगर वह महा की माँ से मिल पाता है तो उनकी मदद से यहाँ से निकल सकता था। माँ? अपनी माँ के बारे में सुनकर महा का चेहरा उतर गया। थोड़ी देर के बाद उसने जवाब देते हुए कहा, मेरी माँ यहाँ से चली गई। तब से मैं यहाँ पर अकेली हूँ। पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर मुझे उसको मारने का मन न करे। मैं उसके साथ यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। महा का यह जवाब सुनकर आकर्ष को आश्चर्य हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि भला यह किस प्रकार की शर्त थी। तो क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मैं वह पहला इंसान हूँ जो यहाँ पर आया है? आकर्ष ने सवाल किया। नहीं, तुमसे पहले 9 लोग यहाँ पर आए थे, एक महिला और 8 पुरुष। महिला की आंखों में मेरे प्रति ईर्ष्या का भाव था, इस कारण मैंने उसे मार दिया। रही बात पुरुषों की, तो प्रत्येक की आंखों में वासना का भाव था, तो मैंने उन्हें भी मार डाला। सिर्फ तुम अकेले ऐसे हो जिसने वासना का भाव नहीं दिखाया, इसलिए तुम अभी भी जिंदा हो, महा ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष दंग रह गया। उसके सामने खड़ी महा इतनी सुंदर थी कि कोई भी सामान्य महिला उसके प्रति ईर्ष्या का भाव दिखा सकती थी। रही बात पुरुषों की, तो उनमें भी अधिकांश वासना का भाव प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन इसके लिए महा की तरफ से उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल सकती थी, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वैसे एक जरूरी सवाल यहाँ पर यह भी था कि महा ऐसे स्थान पर कर क्या रही थी? उसकी माँ कौन थी और उसने अपनी बेटी को ऐसी जगह पर अकेला क्यों छोड़ा था? वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? महा ने आकर्ष से सवाल किया। उसकी आंखों में अभी भी मासूमियत साफ नजर आ रही थी, जो साफ बता रही थी कि उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी। मेरा नाम आकर्ष है। मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन किसी कारण से यहाँ पर फंस गया। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे यहाँ से बाहर निकला जा सके? आकर्ष ने महा से कहा। उसके हिसाब से अगर महा अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहती थी तो स्वाभाविक रूप से उसे भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता होना चाहिए था। माँ ने मुझे अकेले बाहर जाने से मना किया है। माँ ने कहा था कि सिर्फ ऐसे व्यक्ति के साथ ही मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ जिसको खत्म करने का मेरा मन ना करे। मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर चल सकते हैं। अगर तुम मुझे बाहर की दुनिया दिखाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी, महा ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया। महा बला की खूबसूरत थी। ऐसी सुंदर महिला को कोई भी अपने पास रखना चाहेगा, लेकिन आकर्ष का ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसी सुंदर महिला उसके साथ रहती है तो उसके लिए मुसीबतें भी बहुत ज्यादा आएगी।
और इस समय वह ऐसी स्थिति में नहीं था कि किसी की मदद कर सके। लेकिन फिर यह बात भी सच थी कि अगर वह अकेला यहां से निकलने की कोशिश करेगा तो उसमें कई वर्ष बीत जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाऊंगा, आकर्ष ने जवाब दिया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वैसे ही उसने महसूस किया कि उसके आसपास के क्षेत्र में कंपन होने लगे हैं। वह पूरा क्षेत्र धीरे धीरे करके छोटा हो रहा था और एक पल तो ऐसा आया कि वह पूरा क्षेत्र एक छोटे से बिंदु में समा गया। अगले ही क्षण आकर्ष ने पाया कि वह फिर से एक नए स्थान पर आ चुका था। लेकिन यह भ्रम नहीं बल्कि वास्तविकता थी। महा अभी भी उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में इस समय एक छोटा सा मोती था। अपनी तेज नजरों के साथ आकर्ष को पहचानने में समय नहीं लगा कि वह मोती क्या था। वह एक विशेष प्रकार का अस्त्र था जो भ्रम पैदा कर सकता था। अभी जिस दुनिया में आकर्ष बंद था वह उसी मोती की ताकत से बना था। यह मोती तुम्हारे पास कैसे आया महा? आकर्ष ने महा से पूछा। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? यह तो मेरी माँ ने मुझे जाने से पहले दिया था, महा ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष फिर से चौंक पड़ा। अगर सच में महा की माँ के पास यह मोती था तो इसका मतलब था कि महा की माँ बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थी। शायद से उन्होंने महा को उस क्षेत्र में इसीलिए बंद किया था ताकि महा को बाहर की दुनिया के लोग नुकसान न पहुंचा पाए। शायद उसकी माँ ने जिस व्यक्ति के बारे में बताया था वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको महा की माँ बहुत अच्छे से जानती होगी। यह विचार मन में आते ही आकर्ष समझ गया कि शायद वो वह व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में महा की माँ बात कर रही थी। नहीं, इतने अच्छे दिल की महिला को बाहर की दुनिया में ले जाना ठीक नहीं होगा। पर इसको अगर यहीं पर छोड़ दूंगा तो इसके साथ धोखा होगा। यह इतनी भोली है कि शायद किसी की भी बातों में आ जाए, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। वैसे तो महा से मिले हुए उसे मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी वह उसकी चिंता करने लगा था, जो वाकई अजीब था। महा, क्या तुम्हारी माँ के अलावा कोई ऐसा है जिसको तुम जानती हो? तुम्हारा कोई भाई या कोई दूसरा परिवार वाला नहीं है? आकर्ष ने वहां से सवाल किया। उसके हिसाब से अगर महा का कोई रिश्तेदार या परिवार वाला था तो वह उसे उनके पास छोड़ सकता था। इस तरह महा ज्यादा सुरक्षित रह सकती थी और वह भी अपनी नई मंजिल की तलाश में निकल सकता था। नहीं, महा ने बस एक शब्द का जवाब दिया जिसे सुनकर आकर्ष की पूरी योजना धरी की धरी रह गई। महा का कोई भी रिश्तेदार नहीं था, यानी कि अब आकर्ष को ही उसका ध्यान रखना था। तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम मुझे अकेला छोड़ने का तो नहीं सोच रहे? महा ने गंभीर स्वर में सवाल किया। एकदम से उसके चेहरे के भाव बदलने लगे थे और उसकी आंखों में कठोरता नजर आने लगी थी। अब आकर्ष को यह तो पता नहीं था कि महा कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन वह यह जानता था कि महा ताकत के मामले में उससे तो बहुत आगे थी। नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आकर्ष ने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की। उसकी नजरों में महा चलती फिरती विस्फोटक थी जो कभी भी फट सकती थी। और इस समय आकर्ष का इरादा उस विस्फोटक को चिंगारी देने का नहीं था। फिर ठीक है, वैसे हम पहले कहाँ जाने वाले हैं? आकर्ष के जवाब को सुनकर महा के चेहरे के भाव बिल्कुल सामान्य हो गए और उसने अपनी सामान्य आवाज में ही आकर्ष से सवाल किया। पहले कहाँ जाएंगे यह तो मुझे भी नहीं पता। मेरी कोई मंजिल नहीं है। फिलहाल के लिए तो बस आगे बढ़ेंगे, देखते हैं रास्ता कहाँ पर लेकर जाता है। आकर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया और महा को अपने साथ चलने का इशारा किया। किसी समझदार बच्चे की तरह महा बिना किसी शिकायत किए उसके पीछे पीछे चलने लगी। यह देखकर आकर्ष ने एक राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक नहीं रही। थोड़ी ही देर में उसका सामना 5 लोगों से हो गया। इनमें 3 जवान आदमी थे और 2 मध्य अवस्था के आदमी थे। उनके कपड़ों से
साफ पता चल रहा था कि वह किसी बड़े खानदान से रहे होंगे। उन्हें देखते ही आकर्ष के चेहरे के भाव गंभीर होने लगे। दरअसल उसे महा के आकर्षण के बारे में पता था। वो जानता था कि महा की सुंदरता के कारण जवान आदमी फिसल जाएंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही उन पांचों लोगों की नजर आकर्ष और महा पर पड़ी, तीनों जवान आदमियों की आंखें वासना से चमकने लगी। महा का आकर्षण उन पर काम कर गया था। बहुत सुंदर है, मुझे वह चाहिए। पांचों लोगों में जो सबसे आगे व्यक्ति खड़ा था उसने वासना से भरी आवाज में कहा। यह एक जवान अवस्था का आदमी था जो उस छोटे से समूह का मुखिया था। उस जवान अवस्था के आदमी की बात सुनकर उसके पास में खड़े दो और जवान अवस्था के आदमी ईर्ष्या और गुस्से की आग से जलने लगे। लेकिन दोनों ने उस पहले व्यक्ति के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। उल्टा दोनों ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, छोटे प्रमुख आर्यन, आपका चयन सबसे दुर्लभ होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी महिला हमारे पूरे नील साम्राज्य में होगी। अपने दोनों साथियों की यह बात सुनकर बीच में खड़े जवान अवस्था के आदमी की आंखें और भी चमक के साथ चमकने लगी। आर्यन आहूजा परिवार का छोटा प्रमुख था। यह आहूजा परिवार नील साम्राज्य में काफी प्रसिद्ध था। नील साम्राज्य एक मध्य श्रेणी का साम्राज्य था। नवलोक साम्राज्य से ताकत के मामले में यह थोड़ा आगे था। महिला को देखने के बाद आर्यन ज्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर उसको हासिल करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पीछे खड़े दोनों मध्य अवस्था के आदमियों ने उसे रोक लिया। रुक जाइए छोटे प्रमुख, मुझे इस महिला के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसी जगह पर ऐसी सुंदर महिला का होना साफ संकेत है कि आसपास कोई बड़ा खतरा है। बिना जांच पड़ताल किए मुझे नहीं लगता कि आपको इसके खिलाफ जाना चाहिए, पहले मध्य अवस्था के आदमी ने कहा। हाँ छोटे प्रमुख, अगर यह महिला खतरनाक नहीं भी हुई तो भी आप इसे वापस साम्राज्य में नहीं ले जा सकते। आपको पता है ना, छठे राजकुमार को इस बारे में पता चला तो क्या होगा। दूसरे मध्य अवस्था के आदमी ने भी छोटे प्रमुख आर्यन को समझाने की कोशिश की। छठा राजकुमार वासना से भरा व्यक्ति था। अगर आर्यन महा से शादी भी कर लेता तो उस स्थिति में भी छठा राजकुमार महा को आर्यन की पत्नी के रूप में नहीं रहने देने वाला था। एक तरीका है, अगर आप इसे उपहार के रूप में छठे राजकुमार को दे दे तो इससे न सिर्फ छठे राजकुमार आपसे खुश हो जाएंगे बल्कि आपको पूरा समर्थन भी देंगे, पहले मध्य अवस्था के आदमी ने कहा। यह सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक नाराजगी से भरी मुस्कुराहट आ गई। पकड़ लो इसे, इस आदमी को मार डालो, पर महिला को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आर्यन ने अपने पीछे खड़े दोनों मध्य अवस्था के आदमियों को आदेश देते हुए कहा। आदेश मिलते ही दोनों व्यक्ति एक साथ आगे बढ़े और आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की। यह दोनों ही मध्य अवस्था के आदमी मंत्रमंडल के पहले स्तर के योद्धा थे। आकर्ष के लिए यह कोई बड़ा खतरा नहीं थे। लेकिन जैसे ही आकर्ष उन पर प्रहार करने वाला था, उसके पीछे से होकर दो ऊर्जा की तरंगें तेजी से आगे बढ़ी और उन दोनों मध्य अवस्था के आदमियों को निशाना बना लिया। पलक झपकते ही उन दोनों का शरीर बर्फ में जम गया और फिर बर्फ टुकड़ों में टूटने लगी, जिसके साथ दोनों मध्य अवस्था के आदमी भी मौत की गहरी नींद में सो गए। कोई भी आकर्ष को चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी ने कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, महा की कर्कशता से भरी आवाज सभी को सुनाई पड़ी। दोनों मध्य अवस्था के आदमियों को खत्म हुआ देख आर्यन डर गया। उसने तुरंत अपनी जादुई अंगूठी में से एक देव अभिलेख निकाला और उसके साथ वहां से भाग गया। महा ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जब तक वह उसके करीब पहुंच पाती, आर्यन बहुत दूर निकल चुका था। उसको अपनी पहुंच से बाहर निकला देखकर महा वापस आकर्ष के पास लौट आई। माफ करना, मैं उसे पकड़ नहीं पाई, महा ने आकर्ष से कहा। कोई बात नहीं, उसने जिस देव अभिलेख का इस्तेमाल किया था वह कुछ देर के लिए उसकी रफ्तार को भूपाल मंडल के योद्धा की जितनी तेज कर सकता है।
अब तक तो वो हजारों मील दूर पहुंच चुका होगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए महा को जवाब दिया। उसकी यह मुस्कुराहट सिर्फ महा तक ही सीमित थी। जैसे ही उसकी नजर आर्यन के दोनों साथियों पर गई, उसकी आंखें कत्ल के भाव से भर गई। नया साम्राज्य और 10 लाख देवमणि आर्यन के साथ आए दो और जवान अवस्था के आदमी इतने मूर्ख भी नहीं थे कि वहां पर खड़े होकर अपनी मृत्यु का इंतजार करते। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके साथ आए अंगरक्षक मारे जा चुके हैं और उनका साथी आर्यन अपनी जान बचाकर भाग चुका है, तो उन दोनों ने भी वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन दोनों इतने तेज भी नहीं थे कि आकर्ष के चंगुल से बच पाते। एक ही झटके में आकर्ष ने दोनों का काम तमाम कर दिया और उसके बाद वापस महा के पास लौट आया। महा, अब से तुम अपने चेहरे को ढककर रखोगी, आकर्ष ने महा से कहा। क्यों? सिर्फ मुझे ही अपना चेहरा ढककर क्यों रखना होगा? महा ने वापस आकर्ष से सवाल किया। क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारा चेहरा देखा तो हम बेवजह की मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे बेवजह की मुसीबत नहीं चाहिए, आकर्ष ने जवाब दिया। तो हम उन लोगों को खत्म कर सकते हैं जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी करें, महा ने कहा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब तक करेंगे? पूरी दुनिया को तो हम खत्म नहीं कर सकते, आकर्ष ने जवाब दिया। तो तुम चाहते हो कि मैं अपना चेहरा किसी को भी ना दिखाऊं? ठीक है, तो फिर अब से मेरा चेहरा सिर्फ तुम और मेरी मां ही देख पाओगे। मैं और किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, महा ने जवाब दिया और उसी क्षण अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आधे चेहरे पर एक नकाब लगा लिया। यह नकाब उसकी आंखों के नीचे के चेहरे को ढक रहा था। जब आकर्ष ने महा का जवाब सुना तो ना चाहते हुए भी उसका चेहरा लाल होने लगा। वैसे तो महा कोई छोटी बच्ची नहीं थी, उसकी बातें भी बच्चों के जैसी नहीं थी, लेकिन उसमें मासूमियत बहुत थी। इस कारण उसकी हरकतें बच्चों के जैसी लग रही थी। ऐसे में जब महा ने यह कहा कि उसका चेहरा सिर्फ आकर्ष और उसकी मां ही देख सकते हैं, तो आकर्ष को कुछ अजीब महसूस हुआ। यह अजीब सी भावना थी जो काफी लंबे समय से उसने किसी महिला के लिए महसूस नहीं की थी। मेरे कहने का मतलब वह नहीं था, आकर्ष ने महा को समझाते हुए कहा। तो क्या मतलब था? महा ने वापस सवाल किया। अब की बार आकर्ष कुछ बोल नहीं पाया। उसके लिए समझाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा। तुम अभी अपनी मां के बारे में बात कर रही थी। तुम्हें उनकी पहचान या फिर उनके पते के बारे में कोई जानकारी है? मेरी मां? वह कहां पर है? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि वह एक अमर जीव है जो पौराणिक जीव बन चुकी है, महा ने जवाब दिया। क्या? तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम भी एक पौराणिक जीव हो? आकर्ष ने चौंकते हुए पूछा। उसका चौंकना स्वाभाविक था क्योंकि एक पौराणिक जीव को उसके इंसानी रूप में वो पहली बार देख रहा था। तुम ऐसा समझ सकते हो, लेकिन मैं पूरी तरह से पौराणिक जीव नहीं हूं। मेरी मां पौराणिक जीव है, लेकिन मेरे पिता, वह एक इंसान थे। इसलिए मैं आधी इंसान और आधी पौराणिक जीव हूं। जब भी कोई पौराणिक जीव और इंसान मिलकर बच्चे उत्पन्न करते हैं, तो बच्चों के पौराणिक जीव होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। ज्यादातर समय इंसानी बच्चे ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर पौराणिक जीव का भी खून होता है, तो हमें आधा पौराणिक जीव माना जाता है, महा ने जवाब दिया। अब जाकर आकर्ष को पूरी कहानी समझ में आई। इससे पहले वो यही सोच रहा था कि महा के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई थी। असली कारण तो उसका पौराणिक जीव होना था। आकर्ष को यह तो पता नहीं था कि महा की वास्तविक ताकत कितनी थी, पर उसके अनुमान के मुताबिक वह महामंत्र मंडल की योद्धा तो होनी चाहिए थी। इस हिसाब से महा की मां की ताकत तो महा से भी बहुत आगे होनी चाहिए थी। उसकी ताकत कम से कम भूपाल मंडल में तो होनी चाहिए थी। तो तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम अपनी मां से मिलो? आकर्ष ने महा से पूछा।
मेरा माँ से मिलने का मन तो बहुत करता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वह कहाँ पर है। क्या तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तुम्हें तो इस दुनिया की जानकारी है ना। अपने माँ के बारे में सुनकर महा ने एकदम से आगे बढ़कर आकर्ष का हाथ पकड़ा और मासूमियत से भरे स्वर में मदद मांगने लगी। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि आकर्ष मना नहीं कर पाया। मैं मदद करूंगा, पर मेरा हाथ डॉट आकर्ष ने जवाब दिया और महा से यह कहने की कोशिश की कि उसके हाथ को छोड़ दे, पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, महा आगे बढ़कर उसके गले से लिपट गई। आकर्ष ने इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। वह कुछ कहने वाला ही था कि तभी उसे अपने सीने पर थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। उसने जब देखने की कोशिश की तो पता चला कि यह महा के आंसू थे। वह काफी ज्यादा भावुक हो चुकी थी। उसको इस हालत में देखकर पता नहीं क्यों पर आकर्ष का दिल भी पिघल गया और उसने महा को खुद से दूर नहीं किया। उसे लगा था कि महा अपने आप उससे दूर हट जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वह उसके सीने पर सिर रखकर सो गई। यह खड़े खड़े कैसे सो गई? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में अपने आप से सवाल किया। जब उसने देखने की कोशिश की तो पता चला कि महा सोई नहीं थी बल्कि बेहोश हो गई थी। उसने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, जिस कारण उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। शायद इसी वजह से वह बेहोश हो गई थी। यह क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। आर्यन नाम का वह व्यक्ति किसी बड़े परिवार का सदस्य था। वो जिंदा बच चुका है तो निश्चित रूप से अपने लोगों के साथ वापस लौटेगा। उसने छठे राजकुमार की बात की थी, यानी कि यह कोई दूसरा साम्राज्य है। अब मुझे इन लोगों से तो बचना ही होगा। साथ में कनमणि गुरुकुल से भी बचना होगा। उसके गुरुकुल प्रमुख का भी कोई भरोसा नहीं है। उसने कितने लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा होगा। ऊपर से महा, इसको भी मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया की समस्याओं को किसी ने मेरा ही पता दे दिया है। एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा और फिर दोबारा से महा की तरफ देखने लगा। उसकी मासूमियत से भरा चेहरा आकर्ष को सुकून दे रहा था। चाहकर भी वह उस पर गुस्सा नहीं कर पा रहा था। 4 घंटे बाद जब महा की आंखें खुली तो उसने अपने आप को आकर्ष के बिल्कुल करीब पाया। उसने सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो उसे आकर्ष का चेहरा नजर आया। हम अभी भी यहीं पर हैं? अपने आसपास के क्षेत्र को देखते हुए महा ने सवाल किया। यह सुनकर आकर्ष को समझ में नहीं आया कि अब जवाब क्या दे। वह कोई जानबूझकर नहीं रुका था। वह इसलिए रुका था क्योंकि वह महा को उठा नहीं सकता था। उसने महा को छूने की भी कोशिश नहीं की थी। वह बस अपनी जगह पर ही खड़े होकर महा के जागने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारी नींद पूरी हुई? आकर्ष ने विषय बदलते हुए पूछा। हाँ, बहुत लंबे समय बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई। पर तुम्हें क्या हुआ? तुम तो ठीक हो? महा ने पहले आकर्ष के सवाल का जवाब दिया और फिर वापस उससे सवाल किया। यह सवाल करते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्यार से आकर्ष के गाल को स्पर्श करने लगी। नहीं, मैं ठीक हूं, आकर्ष ने जल्दी से जवाब दिया और खुद को वहां से दूर कर लिया। हमें यहां से निकलना होगा। पहले किसी शहर में चलते हैं ताकि भीड़ में घुल मिल सके, आकर्ष ने महा से कहा। ठीक है, महा ने जवाब दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसके लिए आकर्ष उसका नया परिवार बन चुका था। अपने पूरे जीवन में वह आज तक सिर्फ 10 से 11 लोगों से ही मिली थी। इसमें से एक तो उसकी माँ थी और बाकी सब वह लोग थे जो उसका बुरा चाहते थे। उसने उन सभी को मार दिया था। सिर्फ आकर्ष ही था जो उसकी माँ के बताए अनुसार सही श्रेणी में बैठ रहा था। आकर्ष से उसे खतरा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वह उस पर पूरा विश्वास करने लगी थी। लगभग 5 दिन चलने के बाद आकर्ष को एक बड़ा सा शहर नजर आने लगा। उसकी ताकत के साथ शहर में प्रवेश करना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। शहर में आने के बाद उसने सबसे पहले महा के लिए एक नकाब खरीदा।
यह एक ऐसा नकाब था जो दूसरों की आध्यात्मिक शक्ति को रोक सकता था। इसका फायदा यह होने वाला था कि कोई भी अपनी ऊर्जा के माध्यम से महा का चेहरा नहीं देख सकता था। उसे लग रहा था कि इससे वह बाकियों की नजरों में आने से बच जाएगा, पर वह गलत था। महा का आकर्षण ऐसा था कि नकाब लगाने के बाद भी वह सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पा रही थी। लोग उसको लेकर अलग अलग प्रकार की बातें करने लगे। हर कोई उसकी खूबसूरती की प्रशंसा कर रहा था, भले ही उसका चेहरा ना देख पा रहे हो। तनिक रुकना। आकर्ष और महा दोनों बाजार के रास्ते से होकर आगे बढ़ रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई। महा ने तो इस आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आकर्ष अपने स्थान पर ही रुक गया और मुड़कर पीछे देखने लगा। उसे रुका देखकर महा भी रुक गई। हाँ बोलो, आकर्ष ने आवाज लगाने वाली व्यक्ति से पूछा। मुझे इसका चेहरा देखना है। अगर यह अपने चेहरे से नकाब हटाती है तो मैं इसके लिए 20,000 उच्च श्रेणी के देवमणि देने के लिए तैयार हूं। सामने खड़े व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का रोब दिखाते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी नहीं थी तो आसपास खड़े बाकी लोग भी सुन पा रहे थे। उसकी आवाज सुनते ही सभी लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो गई और उनकी चर्चाओं को सुनकर आकर्ष को पता चल गया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कौन है। वह अभी जिस शहर में था, यहाँ पर दो ताकतवर परिवार थे, चौरसिया परिवार और गहलोत परिवार। अभी जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा था, यह चौरसिया परिवार का सदस्य था। चौरसिया परिवार के कुल प्रमुख का दूसरा बेटा। नाम था कुलदीप। इस समय वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी भी था। यह शायद से उसका अंगरक्षक था। अगर मैं तुम्हें 30,000 उच्च श्रेणी के देवमणि दूं तो क्या तुम अपने सारे कपड़े उतारकर बाजार में दौड़ोगे? आकर्ष ने गंभीर स्वर में कुलदीप से पूछा। उसकी यह बात सुनकर कुलदीप के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। क्या कहा तुमने? लगता है तुम्हें। कुलदीप ने धमकी देने की कोशिश की, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही आकर्ष ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। धमकी देने की जरूरत नहीं है। सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना। कहीं ऐसा ना हो कि हर एक शब्द की कीमत तुम्हें अपने शरीर के एक अंग को गवाकर देनी पड़े। चाहे तो कोशिश करके देख सकते हो। इतना कहकर आकर्ष महा के साथ वहां से आगे बढ़ने लगा। अब जिस समय पर यह सब कुछ हो रहा था, उस समय पर एक और व्यक्ति भी अपने अंगरक्षक के साथ वहां से गुजर रहा था। उसने जब कुलदीप का मजाक बनते देखा तो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। क्या कुलदीप, अब शहर के मामूली लोग भी तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे हैं? लगता है अब शहर में तुम्हारी पहले जैसी इज्जत नहीं रही, उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अपनी बकवास बंद करो कपिल। अगर तुम्हें खुद पर इतना ही विश्वास है तो जाकर खुद कुछ क्यों नहीं करते? कुलदीप ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। यह दूसरा व्यक्ति गहलोत परिवार का सदस्य था। पद के मामले में कुलदीप और कपिल दोनों एक ही जगह पर थे। जब कपिल ने सुना कि कुलदीप उसे चुनौती दे रहा है तो वह और भी जोर से हंसने लगा। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता कुलदीप। बस देखो किस तरह से मैं इस व्यक्ति को खत्म करता हूं और इस महिला को मेरे महल में लेकर जाता हूं, कपिल ने कहा और फिर आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की। इस समय पर आकर्ष आगे जरूर निकल चुका था, लेकिन उन दोनों की बातें सुन पा रहा था। जैसे ही उसने सुना कि कपिल उसे निशाना बनाने वाला है, उसने अपनी ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर दिया। जैसे ही कपिल उसके करीब पहुंचा, उसने कुमार त्रयोदशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक ही पल में उसका काम तमाम कर दिया। छोटे प्रमुख कपिल के साथ आए बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जब देखा कि उसके छोटे प्रमुख पर प्रहार किया गया है तो वह गुस्से से बौखला उठा और उसने भी आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की। पर अपने छोटे प्रमुख कपिल की भांति उसने आकर्ष को हल्के में लेने की भूल नहीं की। उसने अपना अस्त्र प्रकट किया और उसके साथ प्रहार किया। उसे पूरा विश्वास था कि अपने अस्त्र के साथ तो वह आकर्ष को पक्का मार देगा।
लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसकी ताकत आकर्ष के सामने कुछ भी नहीं है। आकर्ष ने जब बुजुर्ग अवस्था के आदमी को अपने ऊपर प्रहार करते देखा तो उसने सबसे पहले अपने मास्टर की तकनीक का प्रयोग किया और उससे उसका अस्त्र छीन लिया। बुजुर्ग अवस्था के आदमी का अस्त्र एक खंजर था जिसको उसने अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था। लेकिन आकर्ष ने जैसे ही अपनी तकनीक का प्रयोग किया, उसका खंजर उसके हाथ से छूटने की कोशिश करने लगा। जब उसने जबरदस्ती उसको रोकने की कोशिश की तो खंजर ने वापस उसी के हाथ पर प्रहार कर दिया और उसकी हथेली को काटकर आकर्ष के पास चला गया। आह! दर्द के मारे बुजुर्ग अवस्था के आदमी की चीख निकल पड़ी। मैंने पहले ही कहा था, अगर प्रहार करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले तुम्हारे छोटे प्रमुख ने गलती की और फिर वही गलती तुमने भी की। अब जाओ और अपने छोटे प्रमुख की रसातल में सुरक्षा करो, आकर्ष ने एक गंभीर स्वर में कहा और उसी क्षण उसी अस्त्र से उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी का गला काट दिया। पलक झपकते ही बुजुर्ग अवस्था के आदमी का मृत शरीर जमीन पर गिर गया। एक दो पल तक तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। कुलदीप और उसके साथ आया बुजुर्ग अवस्था का आदमी दूर खड़े होकर यह सारा नजारा देख रहे थे। अभी तक दोनों को लग रहा था कि आकर्ष बस एक आसान शिकार होगा, लेकिन उसकी ताकत देखकर दोनों की पीठ पसीने से भीग गई। दोनों को यह तो पता नहीं था कि आकर्ष कितना ताकतवर है, लेकिन उसकी ताकत को लेकर एक अनुमान वो लगा पा रहे थे। उनके अनुमान के मुताबिक आकर्ष कम से कम मंत्र मंडल के तीसरे स्तर का योद्धा तो होना चाहिए था। इस समय पर दोनों मन ही मन अपने आप का आभार प्रकट कर रहे थे कि उन्होंने कपिल के जैसी मूर्खता न दिखाते हुए आकर्ष पर प्रहार नहीं किया। अगर जल्दबाजी में यह गलती की होती तो शायद इस समय उन दोनों का शरीर भी वहीं जमीन पर पड़ा होता। आकर्ष की ताकत का पता चलने के बाद कुलदीप ने वहां पर रुककर अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन क्या आकर्ष को निशाना बनाने के बाद वह इतनी आसानी से वहां से जा सकता था? तुम कहां चले? किसी और को इस्तेमाल करके मुझ पर प्रहार करवाया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? आकर्ष ने गंभीर स्वर में कुलदीप से कहा। उसके शब्द कुलदीप पर किसी बिजली की तरह गिरे। कुलदीप अपने स्थान पर ही रुक गया और चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट प्रदर्शित करने लगा। महोदय, आपको क्या चाहिए? कुलदीप ने सीधा सवाल किया। इतना तो उसे भी पता था कि अगर सामने वाला उस पर गुस्सा होता तो वह उसे तुरंत मार देता। उसने उसे नहीं मारा, इसका मतलब यही है कि उसे उससे कुछ काम है। तुम्हारे चौरसिया परिवार के महल का रास्ता दिखाओ। जो बात करनी है मैं वहीं पर करूंगा, आकर्ष ने सीधा जवाब दिया। जरूर, कुलदीप ने इसके लिए तुरंत सहमति दे दी। सहमति देता भी क्यों नहीं? उसे भी पता था कि इससे सीधा फायदा उसे ही मिलेगा। अगर यहाँ पर वह आकर्ष को कुछ भी कहता है तो आकर्ष उसे मार सकता था, लेकिन एक बार अपने महल में जाने के बाद वो आकर्ष को कुछ भी करवा सकता था। कुलदीप अब आकर्ष को रास्ता दिखाने लगा। महा भी आकर्ष के पीछे पीछे चलने लगी। वैसे महोदय, आपको मेरे परिवार के महल में जाना क्यों है? रास्ते में चलते हुए कुलदीप ने सवाल किया। मुझे साम्राज्य की जानकारी चाहिए। तुम्हारे परिवार वालों से मुझे इस पूरे साम्राज्य का एक नक्शा चाहिए। इसके अलावा तुमने मेरा जो समय बर्बाद किया है, इसके लिए तुम्हारे परिवार को कीमत भी चुकानी होगी। 10 लाख उच्च श्रेणी के देवमणि, आकर्ष ने जवाब दिया। इसकी शुरुआत की बात सुनकर तो कुलदीप ने कोई भी विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके लिए पूरे साम्राज्य का नक्शा हासिल करना कुछ भी नहीं था। लेकिन जो कीमत की बात की गई थी, उसके बारे में जानकर कुलदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 लाख उच्च श्रेणी के देवमणि कोई छोटी रकम नहीं थी। उनका चौरसिया परिवार इसके लिए कभी भी नहीं मानने वाला था। लेकिन कुलदीप ने अभी के लिए कुछ नहीं कहा। वह बस अपने महल में पहुंचना चाहता था। छोटे प्रमुख, आपको नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा ही बड़ी रकम मांग रहा है?
साथ चल रहे बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर कुलदीप से कहा, चिंता मत करो, एक बार महल पहुंचने दो, उसके बाद इसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत जल्द इसको खुद कीमत चुकाकर अपनी जान बचानी होगी और इस महिला को भी मेरे हवाले करना होगा। कुलदीप ने भी वापस ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर जवाब दिया, पर मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हमारा चौरसिया परिवार कोई सामान्य परिवार तो है नहीं कि इसको हमारे बारे में जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर डर का भाव नहीं है। आपको यह कुछ अजीब नहीं लग रहा? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कहा। यह सुनकर कुलदीप का ध्यान भी आकर्ष के चेहरे की तरफ गया। उसने भी अब जाकर गौर किया था कि आकर्ष के चेहरे पर डर का भाव नहीं था। हो सकता है यह बस बहादुर होने का दिखावा कर रहा हो, कुलदीप ने अनुमान लगाते हुए कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। दिखावा और वास्तविकता, इनमें अंतर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर यह सच में दिखावा कर रहा होता तो आपको लूटने की कोशिश करता, या फिर आपसे कहता कि आप अपने महल में जाकर देवमणि लेकर आए। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि यह तो खुद हमारे साथ हमारे महल में चल रहा है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब इसकी खुद की ताकत इतनी ज्यादा हो कि इसे हमारे परिवार से डरना हो, या फिर इसके साथ कोई इतना शक्तिशाली योद्धा हो जो इसे हमारे परिवार के प्रकोप से बचा सकता हो। दोनों ही स्थितियों में एक बात तो पक्की है कि इसका परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं होगा। कम से कम हमारे चौरसिया परिवार से तो इसके परिवार की ताकत बहुत ज्यादा आगे होगी। बुजुर्ग अवस्था का आदमी अनुभवी था, तो जो भी संभावना उसके मन में आ रही थी उसने उसके बारे में कुलदीप को बता दिया। उसकी बात सुनकर कुलदीप के चेहरे का रंग बदलने लगा। वह बड़े परिवार का बिगड़ा हुआ बेटा जरूर था, लेकिन इतनी समझ तो उसमें भी थी कि अंतर स्पष्ट कर पाए कि कौन उसके लिए खतरनाक है और कौन नहीं। आकर्ष उसे अब हर गुजरते समय के साथ खतरनाक लग रहा था। इस समय आकर्ष और महा के बीच कुछ और ही बातें चल रही थी। हम इन्हें अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हैं? यह लोग बुरे हैं, हमें तो इन्हें वही बाजार में खत्म कर देना चाहिए था, महा ने आकर्ष से कहा। मैंने तुमसे कहा था ना, हर समस्या का समाधान मार काट नहीं होता। कई बार हमें लोगों के मन में डर उत्पन्न करके उनके उस डर का फायदा उठाना पड़ता है। यह दोनों नमूने अभी हमारे काम के हैं, इसलिए मैंने इन्हें जिंदा रखा है। इन्हीं के साथ हम चौरसिया परिवार के महल में जा सकते हैं और चौरसिया परिवार से देवमणि हासिल कर सकते हैं। फिर वह देवमणि तुम्हारे ऊपर खर्च होंगे। इस लड़के को अपने देवमणि खर्च करने का बहुत ज्यादा शौक है, तो हमें भी इसे अवसर देना चाहिए। आकर्ष ने महा की बात का जवाब दिया। उसकी बात सुनकर महा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट उभर आई। अगर ऐसा है तब तो हमें इनसे और भी ज्यादा देवमणि मांगने चाहिए, महा ने कहा। नहीं, हम कोई लुटेरे नहीं हैं। हम इनसे देवमणि सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले हमें परेशान किया। अगर ऐसे ही हम हर किसी को लूटते रहे तो हम में और लुटेरों में क्या अंतर रह जाएगा? आकर्ष ने कहा। तो मतलब हम लोग सिर्फ उन्हें ही लूट सकते हैं जो हमें परेशान करने आए हो। इस हिसाब से तो हमने कुछ दिन पहले उन लोगों को भी खत्म किया था। क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैंने वहां पर जल्दबाजी की? हमें उनसे भी देवमणि मांगने चाहिए थे। है ना? महा ने कहा। किसने कहा कि तुमने जल्दबाजी की थी? तुमने वहां पर बिल्कुल सही किया था। वह हमें जान से मारना चाहते थे, इसलिए तुमने उन्हें मारकर बिल्कुल सही किया। और उन्हें मारने के बाद हमें फायदा भी तो हुआ। उन चारों लोगों के खत्म होने के बाद मैंने उनकी जादुई अंगूठियां ले ली थी। उनमें संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें खत्म करके हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, आकर्ष ने समझाया। यहाँ पर जिन चार लोगों की वह दोनों बात कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन और उसके साथी थे। आर्यन तो बच गया था पर उसके चार साथी मारे गए थे।
उन्हीं के संसाधन अब आकर्ष और महा के पास थे।